ओके, सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अभी बताया, नाउ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से मालूम चल रहा है कि इसको सॉल्यूशन बनाना है, एक्सेस ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। मतलब एक मोल किसी भी सब्सटेंस को लेके एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दो तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका क्या डेफिनेशन हो गया? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन व्हाट, 1 mole of substance is completely dissolved in excess amount of solvent। तो डेफिनेशन क्लियर ही हो रहा है क्या हो गया? मतलब 1 मोल को तुम्हें डिसॉल्व करना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना था, ये था ना? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि NaCl सॉलिड है, इसको एक्वस वाटर करोगे तो क्या होगा? NaCl एक्वस। 1 मोल मतलब 58.5 ग्राम NaCl लो, एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दो तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका डेल्टा जरूरी नहीं कि निगेटिव हो, ये पॉजिटिव है। स्लाइटली कूलिंग इफेक्ट, NaCl को डालोगे तो स्लाइट कूल हो जाएगा सॉल्यूशन। क्यों? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या हो गया? ये मैंने बताया था हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस को ब्रेक करने में जितना चाहिए हाइड्रेशन उससे कम दे रहा। तो रेस्ट अमाउंट टू डिसॉल्व is taken from internal energy, internal energy of water, so slight cooling effect। क्या होता है कि जब NaCl को डिसॉल्व करोगे तो NaCl का डेटा 179 किलो कैलोरी हाइड्रेशन एनर्जी इतना रिलीज कर पाएगा, और उसको डिसॉल्व करने के लिए कितना चाहिए? 180 किलो कैलोरी। लैटिस एनर्जी 180 किलो कैलोरी है, तो 180 दोगे तब NaCl ब्रेक होगा, बट उसको हाइड्रेशन 179 ही दे पाया। तो रेस्ट 1 किलो कैलोरी वो कहाँ से लेगा? वाटर से ले लेगा, इंटरनल एनर्जी से। तो बदले में गैस, ये बदले में जबकि सॉल्वेंट की सॉल्यूशन क्या होगा? कूल हो जाएगा। और वही तुमने Na2SO4 सॉलिड प्लस एक्वस ले लिया, Na2SO4 एक्वस बन गया। इसका डेल्टा सॉल्यूशन क्या होगा? निगेटिव हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। मान लो कि लैटिस एनर्जी 200 है, तो हाइड्रेशन 250 रिलीज किया, तो 200 तो ब्रेक करने में गया, रेस्ट 50 उसको हीट करने में गया। तो कई चीजों का डालोगे तो पूरा हॉट हो जाता है, उसमें से एक ये है। ओके, इसमें प्रोसेस कौन कौन सा होगा? जैसे कि NaCl सॉलिड लोगे, लैटिस एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव, ऐसे तो किस में जाएगा?
Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस ऐसे बन जाएगा। लैटिस एनर्जी से। और NaCl वाटर डालने से क्या हो गया, Na प्लस एक्वस बना, Cl माइनस एक्वस बना, तो उसका इंटरनली ये सब होगा ना, एक हो गया लैटिस एनर्जी, दूसरा हो जाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन, और ये भी डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये क्या था, डेल्टा एच सॉल्यूशन। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन एक्चुअली 3 स्टेप है, कौन कौन सा। इंटरनली देखा तो पहले उसमें एक लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व है, प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस इन्वॉल्व है, और एक डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस इन्वॉल्व है। ऐसे नाउ इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंटीग्रल मतलब ऐड करते जाते हैं ना, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या, 1 मोल डाला तो कितना है, 1 मोल वाटर डालोगे तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 2 मोल पुट करने से कितना होगा, 3 मोल से कितना होगा, 4 से कितना होगा, ये कहीं पूछता नहीं है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ, कई बुक में दिए, गिवन भी नहीं है, और जेई एडवांस में कभी आया तो चेंज इन एंथैल्पी। हाँ, तो इस पे ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट कभी जेई एडवांस में आया तो काम कर जाएगा। जेई एडवांस में से कुछ भी दे देते हैं। 1 मोल ऑफ solute is completely dissolved in fixed amount of solvent. Solvent and form a solution of specific concentration. वन मोल ऑफ सॉल्यूट को एक फिक्स अमाउंट में डाला गया, तब वो जो कंसंट्रेशन मतलब चेंज होते जाएगा। जैसे HCl गैस ले लो, पूरा एक्वस मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो 5 मोल वाटर डाल दिया, 18 ग्राम इंटू 5, 90 ग्राम वाटर लिया, उसमें पुट कर दिया, तो HCl विद द 5:2 हुआ। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुआ वो -63.5 किलो जूल है पर मोल। HCl गैस प्लस 10 मोल H2O ले लो, यहाँ जो रिलीज हुआ वो हो गया -69.5। तो ये सब डेटा लर्न नहीं करना, डेटा बस न्यूट्रलाइजेशन का लर्न करना था, 13.7 वाला या -57। HCl गैस प्लस 200 H2O लिक्विड ले लो, तो ये डेल्टा एच यहाँ -74.2 किलो जूल आ रहा है पर मोल। अब वही HCl गैस प्लस एक्वस ले लो, एक्वस मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, तब वो फाइनली आ रहा है -75.15। तो देखो धीरे धीरे एनर्जी कम होते जा रही है, पहले में तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई क्योंकि डिजोल्व हुआ, बट में एक सर्टेन टाइम के बाद वो फिक्स हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये डेल्टा एच सॉल्यूशन है ना, दिस इज व्हाट डेल्टा एच सॉल्यूशन, लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से ऐसे बढ़ते गया, फाइनली एक जगह डेल्टा एच फिक्स पे आ गया, इससे ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। क्लियर हुआ अभी। रिंगलेस बॉक्स देखो एवरीवन। हाँ, इस पे वो बिगनर्स बॉक्स में कौन कौन से क्वेश्चन थे। 6 में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स आउट C2H6। तो डेल्टा H इसका निगेटिव होता है, क्यों निगेटिव होगा,
वीक पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, तो वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगा ना, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, और उसने बताया कि x किलो जूल है, वो x का वैल्यू हो गया -50 -30 कुछ है, तो 3 मोल्स तुम लोगे, 3 मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो 3 मोल C2H6 आएगा, इसका डेल्टा H आ जाता है 3x किलो जूल। तो बेंजीन में जब तुम ये लोगे, ये एक बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो इससे डेल्टा H कितना आना चाहिए, 3x किलो जूल। बट जब रियल बेंजीन ले रहे हैं हम लोग और तब 3H2 दे रहे हो, तो उसका एनर्जी डेल्टा H का जो आ रहा है x1 x2 था ना, सब ये x1 ले लो, 3x1 x1 3x1 x2 किलो जूल। सो व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या था, ये दो केमिकल स्ट्रक्चर है और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये दोनों के बीच की एनर्जी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, यही है ना। अब इसमें तुम 3H2 ऐड कर दो, तो ऐसे बेंजीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और तुम ये लेवल लोगे तो भी यहाँ से जाकर वही बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 3x1, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज x2, तो रेजोनेंस एनर्जी विल बी 3x1 माइनस x2, ऐसा। समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी का, ये केमिकल बॉन्डिंग में पूछ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पूछ लेते हैं, ऑर्गेनिक में भी एक बार आएगा, और बार बार आता रहा आईआईटी में क्वेश्चन, इसको किसी तरह समझ के लर्न करना होगा तुम्हें। समझ लो पहले, तो समझ में आया कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। सबको क्लियर है। ओके, तो हो गया सिलेबस। अच्छा, लॉज एक बताना था, वैसे लॉज नहीं भी जानते हो तो चलता है, बट वो दोनों लॉ लिखना तो पड़ेगा। क्या है, ग्राफ में ना एक बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और एक रियल स्ट्रक्चर है, वो दोनों के बीच के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते थे। ऊपर वाला बेंजीन क्या था, ये क्या था, रेजोनेंस एनर्जी। जब मैंने बताया था तो इतना पार्ट बताया था कि ये दोनों के बीच के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर, यही है ना, ये दोनों के बीच के एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो जब ये दोनों के बीच के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इसको जब 3 हाइड्रोजन दोगे इतना बन गया, तो वो डेटा दिया हुआ है, ये 3x1 है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा 3x1 का है यहाँ पे। तो जब रियल बेंजीन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करे तो रियल बेंजीन तो ज्यादा स्टेबल होगा उससे, और जो एनर्जी रिलीज होती है बिटवीन इमेजिनरी स्ट्रक्चर एंड रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो जब वो रिएक्ट करेगा तो बनेगा तो सैचुरेटेड, तो ये भी एनर्जी रिलीज किया, बट कितना रिलीज किया उसने, x2। ये यहाँ पे डेटा दिया था ना कि रियल बेंजीन x2 रिलीज किया, तभी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, रेजोनेंस एनर्जी ये है। तो ये यहाँ से और यहाँ ये दोनों मिलके होगा ना, ये है तुम्हारा कौन सा, ये x2 है, ये रेजोनेंस एनर्जी है 3x1 है, रेजोनेंस एनर्जी प्लस x2 मिलकर 3s1 हो गया। हाँ देख लो, क्लियर हुआ अभी। हाँ 3x1 माइनस x2। हाँ आंसर सर रॉन्ग दिया, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, उससे चेंज कर देना, 3x1 माइनस x2 कर दो तो हो जाएगा।
और किसमें डाउट है? एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 2। ओके। Exercise 3, question number 2. Fixed amount of ideal gas is contained in the sealed vessel and is heated. Sealed rigid vessel है ना? ठीक है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर बता दिया है कहाँ से कहाँ तक हीट कर दिया गया। आइसोकोरिक प्रोसेस का डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा इफ एंट्रोपी ऑफ द गैस इज गिवन टू बी एस प्लस। अच्छा, ये दिया हुआ है। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा कैसे निकालते थे, किसी को याद है ये? डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। एस दिया हुआ है। डीजी का एक मैंने वैल्यू बताया था, वी डीपी माइनस एस डी बताया था। डीजी इक्वल टू वी डीपी माइनस एस डी टी। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था तो डीजी वी डीपी लिख देते, तो वी पी टू माइनस पी वन। और वो गैस था तो फिर उसका इंटीग्रेशन हो गया था। हाँ, तो डीजी इक्वल टू वी डीपी माइनस एस डी पी है। अब इसको इंटीग्रेट करना था। ये आया ना? ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पे कि कभी कहीं आ जाएगा आईआईटी एडवांस में तो आएगा, नहीं तो इस तरह से नहीं। वीडीपी फॉर गैस के लिए क्या होगा? वी इक्वल टू एन आर टी बाई पी। जब इसको इंटीग्रेट करोगे, एन आर टी बाई पी डी पी माइनस एस डी टी, तो डेल्टा जी आ जाएगा। एन आर टी क्या चेंज हो रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना वीडीपी में, क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। और यह एस डी टी उसको इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, टेम्परेचर ही तो चेंज हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट पी टू माइनस पी वी चाहिए। हाँ, तो वो इसके लिए वो इंटीग्रेशन नहीं जाएगा। वी कांस्टेंट है ना, तो ये इंटीग्रेशन नहीं। वी कांस्टेंट होगा तो कैसे करोगे? वी को बाहर कर लो, पी टू माइनस पी वन।
और ये एस डी टी का इंटीग्रेशन, एस और डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा, एस गिवन है 10 + 10⁻²t। टेम्परेचर का रेंज लो, इंटीग्रेट करो, वी वी टू माइनस पी वन को एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन भी कर सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन, बस सब इसको सॉल्व कर लो। अभी बताओ क्लियर हुआ ये? वीडीपी आ गया, दूसरे को भी इंटीग्रेट करो वो भी आएगा। ओके, इसे कर लेना, कैलकुलेट आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा डाउट है? डन। ओके, दो लॉ है छोटे से, वो भी बता देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, और डाउट है? ठीक है, ये दो लिख ही देता हूँ, फिर डाउट कर लेते हैं। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। फर्स्ट फर्स्ट हो गया लेवोजियर एंड लाप्लास लॉ। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। उसने बताया कि डेल्टा आर एच मान लो -6 किलो जूल पर मोल है। H2O गैस, अब H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस जाएगा, तो डेल्टा आर एच x किलो जूल पर मोल होगा। बस उसी का अपोजिट हो जाएगा, रिएक्शन का अपोजिट देखोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड उसका उतना ही एंडोथर्मिक होगा। ओके, दूसरा हेस लॉ। कांस्टेंट हीट समेशन, इसका यूज ऑलरेडी कर रहे हो, इक्वेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऑलरेडी इसका यूज जानते हो तो इसका डेफिनेशन वगैरह जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन तो मालूम ही है, फिर भी बता दिया सब। चेंज इन एंथैल्पी व्हेन change in enthalpy during a reaction is same whether a reaction takes place in one step, या तो एक स्टेप में हो और मोर देन वन स्टेप। Hess law of constant heat समेशन क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेम, वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो, वो सब सेम ही रहता है। जैसे कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O गैस है। ये हो गया -6 किलो जूल पर मोल। अब H2O गैस से फर्दर तुम H2O लिक्विड बनाओगे, तो गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनाओगे तो बॉन्ड बढ़ते जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। मान लो y किलो जूल उसने रिलीज कर दिया, तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इसको दो स्टेप में किया, और अगले बार में क्या किया, दोनों स्टेप को एक साथ कर दिया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है सिंपली, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये दोनों का समेशन आ जाएगा।
क्लियर हो गया? हाँ, डन। ओके। हाँ, बताओ कौन सा डाउट है? एक्सरसाइज 4 है। ओके। एक्सरसाइज 4 है, बोलो कौन सा? एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 4A का 19। The entropy change for A का 19 associated with the conversion of 1 kilogram of ice at 273 to the water at 383। ये मैंने बताया था, पूरा एक कर्व जो बनते गया था कि आइस को मान लो -5 डिग्री से वेपर बना दिया गया 100 डिग्री पे। तो पहले आइस मान लो -100 है, तो उसको पहले 0 पे ले आओ, तो वहां तक MSTT का बाई टी का इंटीग्रेशन है ना। उसके बाद 100 डिग्री पे उसका वेपराइजेशन आ जाएगा, बल्कि मेल्टिंग आ जाएगा। उसके बाद 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक वो बॉइलिंग तक इंटीग्रेट करो, फिर 100 से। ये तो सेम क्वेश्चन मैंने नोट्स में करके दिया है। इसमें डाउट कहाँ पर आ रहा है फिर? 1 kg ऑफ आइस है, कितने पे? 273 केल्विन पे। और उसको वाटर वेपर बना दिया गया 383 पे। तो पहले 1 kg आइस है 273 पे, तो वहां डेल्टा एस क्या होगा? पहले आइस को तो वाटर बनाओ, तो MS, वो डेल्टा एस उसका कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है कितना? 4.2 जूल, किलो जूल पर किलोग्राम ना। 1 किलोग्राम ही लिया है तुमने, मतलब 4.2 इंटू 10⁻³ जूल डेल्टा एच बाई टेम्परेचर 273। यही होगा ना? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल आ गया, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 273। प्लस अब वहां से जब लोग जाओगे वाटर का, तो MS T2/T1 ऐसे था ना। तो मास कितना हो गया इसका? 1 किलोग्राम इंटू एस का वैल्यू कितना हो गया? नहीं नहीं, वो नहीं, ये डेटा तो स्पेसिफिक हीट का है। हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, डेल्टा एच फ्यूजन बाई टेम्परेचर, है ना। नोट्स में देखना, तो डेल्टा एच फ्यूजन कितना था वो आगे दिया हुआ है, 344। तो 344 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 273। तो चलो आइस से वाटर तो आ गया, वाटर को 0 से 100 तक ले जाना है। तो MS T2/T1 यही था ना, LN T2/T1। तो M का वैल्यू 1 किलोग्राम, S का वैल्यू 4.2 इंटू LN T2/T1 मतलब 373/273, राइट। लॉग 373/273 प्लस, अब वहां पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टेम्परेचर। डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना हो गया? 2491 किलो जूल बाई टेम्परेचर कितना हो गया? 373। उतने ही पे जाएगा ना 100 डिग्री पे, 2491/373। फिर वहां से MS LN T2/T1।
MSL T2/T1 क्या होगा, मास 1 है, S का वैल्यू 2 है, और Ln टेम्परेचर कहाँ गया, 100 से 110, मतलब Ln 383/373। हाँ क्लियर हुआ अभी आनंदी, 4A क्वेश्चन नंबर 19। तुमने 2 बार यस लिखा है, ओके। 4A में और कौन सा है, 26 एंड 28, ओके शुभ। तो ये नोट्स में इसीलिए थियरी बना के दिया, वो आते रहता है क्वेश्चन जो आनंदी ने पूछा। 26 28 देखो, 26 किसी का आंसर हुआ था, ओके। देखो 26 में क्या है, फॉर द केमिकल रिएक्शन X is in equilibrium with Y. The standard reaction gives energy depends on the temperature T. As delta G का वैल्यू दे दिया टेम्परेचर पर डिपेंडेंट, ठीक है। The major component of the reaction mixture at T is X। अच्छा वो X और Y के टर्म में पूछ रहा है कि कौन सा होगा, X मेजर होगा कि Y मेजर होगा। K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है, राइट। K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा, अ, तो क्या होगा, Y इज ग्रेटर देन X, यही है ना। और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है तो एक्स इज मेजर। के इक्विलिब्रियम 1 है तो मतलब वाई और एस दोनों इक्वल होंगे। के इक्विलिब्रियम 1 हो गया मतलब वाई बाई एक्स दोनों 1 1 हो गए। के इक्विलिब्रियम मान लो 2 है तो वाई बाई एक्स का वैल्यू 2 हो गया, मतलब वाई मेजर कंपोनेंट है। मतलब जितना के का वैल्यू बढ़ता है उतना प्रोडक्ट बढ़ता है, जितना के का वैल्यू घटता है उतना क्या होगा, के का वैल्यू डिक्रीज होगा उतना रिएक्टेंट साइड रह जाएगा, एक्स मेजर कंपोनेंट होगा। तो तुम्हें यही बताना है कि कौन सा मेजर कंपोनेंट है। तो डेल्टा जी नॉट जीरो कब हो रहा है, किस टेम्परेचर पे, जीरो करो। 320 केल्विन आया, 120 इंटू 8/3, डेल्टा जी नॉट को जीरो कर दें तो 3T/8 इक्वल टू 120, 120 इंटू 8/3, 40 इंटू 8, 320 केल्विन। तो 320 केल्विन पे डेल्टा जी नॉट जीरो हो जाएगा। वह 320 से कम रखोगे तुम तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। और 320 से ज्यादा रख दोगे तो डेल्टा जी नॉट निगेटिव आएगा। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है -RT/ln के, -RT/ln के। अब डेल्टा जी है, डेल्टा जी निगेटिव आ गया तो के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। इधर लिख देता हूँ, हाँ 320, अरे हाँ साहिल ने आंसर कर दिया सही। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू -RT/ln के, ये भी निगेटिव हो गया, ln के पॉजिटिव, के ग्रेटर देन 1 मतलब y इज मेजर, यही होगा ना। तो डेल्टा जी नॉट कब होगा, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू समथिंग माइनस समथिंग था ना, 120 -3T/8 ऐसे था ना। टी, डेल्टा जी निगेटिव होगा तो वाई मेजर होगा। निगेटिव कब होगा, जब टी ग्रेटर देन कितना आया था, 320 केल्विन। 320 केल्विन पे डेल्टा जी नॉट निगेटिव तो वाई मेजर होगा, यही हुआ ना। तो लेस देन 320 पे क्या होगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, एक्स इज मेजर। अब आंसर चेक करो, बताओ क्या होगा। अब बता दो।
ये आंसर आ रहा है। ओके शुभम, ठीक है। और कौन सा था तुम्हारा? शुभम का दो क्वेश्चन थे, 26 and 28। ओके, आंसर इज ए, इफ एक्स इज, हाँ, लेस देन 320। 320 होगा तो एक्स मेजर होगा, 320 से कम हुआ तो। ठीक है। 28। साहिल क्वेश्चन नंबर 11 12। ओके, 28 देखो। फॉर डाइएटॉमिक गैस इन अ क्लोज सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट, ये जरूर देख लेना, डज नॉट लिखा है कि डज लिखा है, इसमें कंफ्यूजन अब धीरे धीरे बंद हो जाना चाहिए। पहले ये देखो नॉट लिखा है कि, ये पूछा है कि कौन सा राइट है कौन सा राइट नहीं है पूछा है, तो कौन सा राइट है वो पूछा है उसने, कौन सा राइट नहीं है बल्कि, है ना। तो देखते जाओ कौन सा रॉन्ग है वही बताना तुम्हें। पहला क्या हो गया, सीवी विद द टी का ग्राफ, डाई एटॉमिक है। हम्म, बताओ। फर्स्ट करेक्ट है, क्यों, कोई बता सकता है? फर्स्ट क्यों करेक्ट है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाई टेम्परेचर पे सीवी के वैल्यू लो टेम्परेचर पे 3R/2, और हाई टेम्परेचर पे बढ़ के 5R/2 हो जाता है, क्यों? वाइब्रेशनल एनर्जी भी आने लगता है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना अपने एक्सिस के बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा वो, तो वाइब्रेशनल पोटेंशियल प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक्स दोनों आने लगता है। हाँ, इसके लिए। तो वहां पे वाइब्रेशनल वाला भी पार्ट आ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है टेम्परेचर पे। प्रेशर बढ़ाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही है ना, कांस्टेंट रहेगा, वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सीबी 3R/2, और जैसे ही बहुत हाई टेम्परेचर कर लिया 5R/2। अब ये नहीं कि लगातार बढ़ेगा 5R/2 फिर और बढ़ गया और बढ़ गया, वो नहीं, दो ही वैल्यू है, 3R/2 और एट वेरी हाई टेम्परेचर 5R/2। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम से ये सबको कोई रिलेशन नहीं, कांस्टेंट आना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। इसलिए थर्ड करेक्ट हो गया, सीवीओ या सीपीओ स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऐसे वैरी करेगा बस। एंड फोर्थ, इंटरनल एनर्जी क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। हाँ। हाँ, सीवी का वैल्यू 5R/2। हाँ, डाइटॉमिक के लिए सीवी का वैल्यू 5R/2, और हाई टेम्परेचर पर 7R/2। फिर डाई एटॉमिक लोगे, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो इसका हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिए थे? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इधर, इधर। बट ये वाला नेग्लेक्ट होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम आता है, इसलिए सीवी का वैल्यू 5R/2 एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे उसके ब्रेकिंग से पहले सीवी का वैल्यू 7R/2 आ जाता। हाँ, क्योंकि इसमें ये जो अपने एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है ना, तो यहाँ वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से इंक्रीज हो जाता है ऐसा। तो वेरी हाई टेम्परेचर जस्ट बिफोर ब्रेकिंग ऑफ द O2 बॉन्ड, ऐसा होता है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आंसर 2 होगा, हाँ, 2 रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। हाँ, बताओ।
नेक्स्ट क्या है? ओके, 11 12 है ना? साहिल 4A का ही 11 and 12 बोल रहे हो ना? 4A ही अभी बताना सर। 4A में और किसी का कौन सा डाउट है? 4A 11 and 12 देखो, सबको देखने दो। 11 and 12 जस्ट गो थ्रू वंस। Molar heat capacity of CD2O is 10 calories at 1000 Kelvin. The change in entropy associated with the cooling of 32 gram of CD2O vapor at constant pressure. Change in entropy वो भी गैस का, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, ऐसे ही था ना? या NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2, ये फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो बताया था। तो डेल्टा एस, अब इसमें क्या क्या गिवन है? एन सीपी है, एल एन सीपी मालूम है, एन का वैल्यू दिया होगा मोलार, मतलब वन का, यहाँ पे 32 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल दोगे 32 बाई मोलर मास, 32 ही आ रहा है ना? हाँ, मोलर मास कितना आ रहा है? 12 प्लस 4 प्लस 16, हाँ 32, 1 मोल है। 1 मोल सीपी, एन सीपी एल एन T2/T1, एन सीपी भी दिया हुआ 10 कैलोरी, 1 × 10 एल एन T2/T1। टेम्परेचर कितना हो गया? 100, बाद में 100 आ गया, पहले 1000 था, एल एन T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसे हटा दो, खत्म हो गया, P1/P2 कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना ही बच गया, 1 × 10 ln 100/1000। देख लो आंसर आ जाएगा, -2 ये ln को 2.303 लॉक कर दोगे तो फॉर्मूला हो गया, देखो। हाँ, डायरेक्ट आंसर है, सामने तो दिख रहा है, देख लो आंसर आया, NCP ln T2/T1 या 2.303 NCP log T2/T1। ओके, हो गया। ओके, आंसर आ गया ना? गॉट इट, ओके। 12th, the following reaction is performed at 298 Kelvin, ठीक है, 2NO plus O2 2NO2। The standard free energy of formation of NO gas is 86.6 kilojoule per mole।
डेल्टा जी नॉट एफ दिया हुआ है ना, एनओ गैस का दिया हुआ है, तो O2 तो एलिमेंट है, डेल्टा जी नॉट उसका 0 ले लोगे, NO2 का मालूम चल जाए तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ दिस? अच्छा वही पूछा ही है। मान लो x है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस इज x, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन विल बी डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 86.6, 2x माइनस 2 इंटू 86.6, यही होगा ना। ये डेल्टा जी नॉट हो गया। अब वो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना होगा? माइनस RT ln K। तो माइनस आर का वैल्यू नोन है, टेम्परेचर भी 298 है, माइनस आर इंटू 298 ln 1.6 इंटू 10⁻12। देखो 2x माइनस 86.6 किलो जूल है, तो जूल में कन्वर्ट कर लो। 2x इंटू 86.6 इंटू 10⁻3 इक्वल टू माइनस आर 298 ln 1.6 इंटू 10⁻12। देखो तो आंसर आ रहा है। अभी नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। टू इक्वेशन कहां से है? एक ही है ना। हाँ मतलब वो दोनों के इक्वल कर किया। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K, डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस RT ln K, बस लिख दो तो प्रोडक्ट का आगे आया आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है सब, अभी फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करेगा। ये तीनों चैप्टर केमिस्ट्री में टफ है, थर्मो आयोनिक और इलेक्ट्रो, तो सिर्फ इसलिए कि फॉर्मूला बहुत है। डी। ओके, इससे मत घबराना सर, ये सब याद आएगा एग्जाम में। अभी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुआ, तो पहली बार कर रहे हो। ये वही बुकलेट 8-10 बार होगा ना, तो एग्जाम में आराम से याद आ जाएगा। अभी सोच रहे हो, पहली बार में तो सबको सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला ही नहीं याद है, 2-4 बार में भी सोचना पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस करते करते 1 साल के अंदर देखा आप फॉर्मूला लिख दोगे तो। ओके, मतलब क्वेश्चन बस ऐसे ही रहते हैं जेई मेंस में, कुछ भी टफ नहीं रहता, फॉर्मूला याद है सब हो जाता। हाँ शुभम, डी ना। ओके, और कौन सा है? हो गया। नो डाउट इन 4A 4B, 4B इज सेम। ओके, थर्मो में और किसका क्या डाउट है वो बोलो। 4A 4B हो चुका है। एक्सरसाइज 1-2 में और कोई डाउट है किसी का? वो देखो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करेंगे, वो अगले सेशन से ही करेंगे। लास्ट 10 मिनट के लिए क्या स्टार्ट करूंगा। सैटरडे को शायद वो लेक्चर 2 घंटे का लेना पड़ जाए, है ना, ताकि मेजर क्वेश्चन करके आ जाओ। तो मान के चलो सैटरडे को मेरा 6 to 8 लेक्चर रहेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ एक्चुअली इसमें तुम नोट्स अच्छे से रिवाइज करके रखो ना बुकलेट, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इजी है, उससे कोई भी क्वेश्चन कभी भी आईटी में पूछेगा तुम आराम से आंसर कर दोगे, वो टफ हो ही नहीं सकता, इसका नेचर ही नहीं है टफ होने का। थर्मोडायनेमिक्स टफ होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, स्ट्राइक किया नहीं किया, बट ये बहुत इजी है, जो इसीलिए अगले बार 2 से 2 घंटे में कर दूंगा तो तुम संडे को ही खत्म कर लोगे। ओके, और कोई डाउट नहीं है किसी का? 5 बिग क्वेश्चन टू गेट फिर, हाँ हो सकता है, तो वो उसके लिए वस्ती कर रहा हूँ ना, लेवल 1-2 बस आ जाएगा।
हाँ बाद में यही होगा, 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स ऐसे ही होगा। मुझे तो दास का याद है कि उसने यही बोला था कि सबको माइंड में ही करता था थर्मोडाइनमिक्स वाला कि ऐसे ऐसे ये होगा। फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, सब फॉर्मूला का खेल है थर्मोडायनेमिक्स। बट पहली बार में तो खैर डाउट्स आएंगे, पहले 1-2 बार करने में, 2-3 बार करोगे बुकलेट तब तक तो डाउट आते रहेगा, 2-3 बार कर लोगे तो फिर सब लर्न हो जाता है, फिर तुरंत तुरंत होगा। हाँ फ्रॉम एक्सरसाइज 5 तो बोल रहे। ओके क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 5 कहाँ गया, एक्सरसाइज 5, अच्छा यहाँ पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 पे जाओ। हाँ गॉट इट। देखो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का ये गिवन है, कौन सा, स्टैंडर्ड स्टेट gives free energy of formation of carbon, graphite and diamond at 298 Kelvin। ग्रेफाइट का 0 लेते हैं, डायमंड का कुछ ना कुछ है। The standard state means the pressure should be 1 bar and the substance should be pure at a given temperature. The conversion of graphite to diamond reduces its volume by 2 into this, मतलब यहाँ पे प्रेशर का चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, सेम प्रेशर पर रहते हुए पी डीवी दिया हुआ, पी इंटू डेल्टा बी। अब आइसोथर्मली कर दिया गया, converted to carbon isothermally at 298 Kelvin. The pressure at which carbon is in equilibrium with the diamond. Okay. P delta V तो मालूम है तुम्हें, प्रेशर इंटू डेल्टा V। आइसोथर्मली द प्रेशर, अच्छा किस पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो डेल्टा जी नोट का रिलेशन तो है के इक्विलिब्रियम से, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ऐसे आता है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ पे डेल्टा जी नोट आएगा कन्वर्टेड टू, अच्छा हाँ, इसका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा जाएगा, इसे मैं सॉल्व करके भेजता हूँ अभी तुम लोग को, फोटोग्राफ ले लेता हूँ याद रहेगा। हाँ इसको सॉल्व करके भेज देता हूँ, राइट, लंबा जाएगा प्रोसेस। डेल्टा जी वाला और इसका सॉल्यूशन भी चाहो तो अवस्थी में गिवन है, उसे देख के कर सकते हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टाइम ले लेगा ही, है ना। आज के लेक्चर पे फिर यहीं पे रोकेंगे हम लोग, यही लास्ट आउट था ना। अच्छा एक और क्वेश्चन है 17, ओके ओके वेट, वो भी इतना बड़ा वाला होगा तो उसको भी लिख के भेजूंगा। 17 देखो तो, 17 चला गया, इससे ओपन करना होगा। ओके 17 देखो, an ideal gaseous expansion from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different condition, the correct statement क्या क्या है, work done on the gas is maximum when compressed irreversibly। हाँ तो ये तो बताया था, बड़ा वाला ये था ना रेक्टेंगल, बड़े रेक्टेंगल में कंप्रेशन क्या आ जाता है फिर,
हाँ, P2 V2 से P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1। ये बताया था ना कि बड़ा वाला रेक्टेंगल वो मैक्सिमम होता है, तो ये सही है ना। वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इरिवर्सिबल कंप्रेशन था। ओके, तो चारों मिला के डाउट है ना तुम्हें। हाँ तो ठीक है, ये तो सही हो गया, ये मोर देन वन करेक्ट है ना सब। हाँ, बी में क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली। नहीं, वर्क डन इज मैक्सिमम इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक स्टेटमेंट लिखवाया था, बोला था लर्न कर लेना, यही है ना। Less when expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic condition as compared to अच्छा ये कुछ और बोल रहा है। ये एडियाबेटिक और मतलब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कंपेयर नहीं है, ये एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का था। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल वाला दो कर्व मैंने बताया था कि किसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो वर्क डन आइसोथर्मल का ऊपर से गया था कर्व देखना, और एडियाबेटिक का नीचे से गया होता है, तो एडियाबेटिक का वर्क डन कम होता है। ये क्या लिखा है? द वर्क डन बाय द गैस इज लेस इन द एडियाबेटिक देन द आइसोथर्मल। हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कंप्रेशन में उल्टा हो गया था, एडियाबेटिक ऊपर चला गया था और आइसोथर्मल नीचे था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो बार बार आईआईटी में आए हुए। सी क्या है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो व्हेन expanded reversibly from T1 is equal to T2, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। हाँ, तो एनसीवी डेल्टा टी होता है वो कोई भी प्रोसेस हो। तो जब टेम्परेचर ही सेम रह गया तो इंटरनल लिमिट चेंज जीरो हो गया, तो एनसीवी डेल्टा टी जीरो आ गया, डेल्टा ई जीरो है। और दूसरा हो गया पॉजिटिव व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। पॉजिटिव कब आएगा? इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन विद टी वन नॉट इक्वल टू T2। हाँ, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था मैंने बताया था, इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी तो गैस क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। इस केस में गैस कूल पड़ जाता है। क्लियर हुआ? ये रॉन्ग हो गया फिर, तो उसने बोला कि पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। नहीं, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज होगा, नेगेटिव होगा। इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, जो बताया था फ्री एक्सपेंशन है ना। इट इज इट इज साइमल्टेनियस आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। हाँ, दोनों था ना, डीटी भी जीरो आया था, डीक्यू भी जीरो आया था, सब जीरो आ गया था। चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो, क्यू भी जीरो, डेल्टा यू भी जीरो। मैंने बोला था जीरो आता है फ्री का मार्क्स से। केवल एंट्रोपी बढ़ता है, बाकी सब जीरो होता है। तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक दोनों हो जाता है साथ साथ। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ बताओ, अभी जितने स्टेटमेंट बताए इसमें कोई डाउट है? हाँ, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन जाएगा 17 का, वो तब मैं बता देता हूँ, लिख के भेज दूंगा। ओके, किसी स्टेटमेंट में भी डाउट है? ये चारों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट वाले थे और नोट्स में अच्छे से बताए हुए हैं। तो सी स्टेटमेंट रॉन्ग पड़ गया, वो रॉन्ग पूछ रहा था ना, या राइट पूछ रहा था, तो ए बी डी हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो फिर